Hello student, welcome you all. In previous classes, we have discussed about some applications of Gauss theorem. Now we will discuss about next application of Gauss theorem, that is electric field due to uniformly charged plain thin sheet. तो शीट का मतलब जैसे ये पेपर है, तो इसी टाइप की कोई शीट है, मेटल की है या नॉन मेटल की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ये चार्ज है, इसी टाइप की कोई शीट है, थिन है और लार्ज, इन्फाइनाइटली लार्ज है। इन्फाइनाइटली लार्ज होने का क्या मतलब होता है? इन्फाइनाइटली लार्ज होने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे ये एक शीट है, इसे r डिस्टेंस पे हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है, ये शीट के साइज़ के कंपेरेबली बहुत ही कम है, तो ऐसी शीट को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लार्ज। तो ये शीट काफ़ी बड़ी है, मतलब इसका साइज बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन विद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द थिन शीट। We consider that there is a uniformly charged thin sheet having surface charge density sigma। हमने कंसीडर कर लिया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट देर इज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस शीट से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इस शीट की वजह से। तो इस शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस थ्योरम ड्रॉ करने की कंडीशन होती है कि गॉस थ्योरम मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉस थ्योरम है हमारा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए और क्लोज सरफेस होता है गॉसियन सरफेस। स्टेटमेंट में ही हम गॉस थ्योरम के पढ़ते हैं कि इनक्लोज सरफेस मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज मल्टीप्लाइड बाई 1/ε0 इक्वल्स फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो ऐसा ही एक हमें गॉसियन सरफेस चूज करना है जिससे आसानी से हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें जिसके लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे गॉसियन सरफेस, कैसे ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस हम? अगर इस सीट को मैं साइड से देखूं, अगर इस सीट को मैं साइड से देखूं ऐसे, तो कुछ ये ऐसे लाइन सा नज़र आएगा यहाँ पे साइड व्यू। अब ये जो लाइन सा नज़र आ रहा है सीट जो कि चार्ज है, अगर मैं सोचूं कि मैं गॉसियन सरफेस इसमें स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लूँ इसके चारों तरफ, तो स्फेरिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, अभी बताया कि गॉसियन सरफेस जो होता है क्लोज सरफेस है, तो स्फेयर क्लोज सरफेस है, बिल्कुल सही है इतना बात। लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही इधर ये डिस्टेंस गॉसियन सरफेस से अलग अलग डिस्टेंस है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। व्हेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल भी यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा, चार्ज ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे पास होंगी, जबकि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो एंगल में वेरिएशन यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे जो है थीटा एंगल 0 है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इसलिए गॉसियन सरफेस जो होगा इस टाइप का नहीं कंसिडर कर सकते। तो फिर गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। अगर हम इस थिन शीट को ऐसे साइड व्यू बनाएं, साइड से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ नज़र आएगा ये ऐसे। अब
इसकी तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करूँ इसके लिए, सीट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव चार्ज से दूर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो चारों तरफ यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक वे में, मतलब चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे हमें गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करना है, सेम डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं बात करूं कि सेम डिस्टेंस पे, तो अगर कोई ऐसा सरफेस मैंने बनाया तो ये हर पॉइंट की डिस्टेंस जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सेम है। ठीक ऐसे ही मैं एक ऐसा भी सरफेस बना सकता हूँ, इस टाइप का, जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ जो है सिमेट्रिक है। एक और कंडीशन है कि जहाँ पे फ्लक्स हम आसानी से कैलकुलेट कर लें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो बार बार ना बदलता हो, आसानी से हम फ्लक्स वहाँ पे कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इन दोनों लाइन को कवर करते हुए, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सीट के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। सर्किल इसलिए ताकि प्लेन को रिप्रेजेंट कर सके। हम इसको स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आसानी से फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया आसानी से फाइंड कर लेंगे उसका। अब सरफेस जो है गॉसियन सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज गॉसियन सरफेस, इसको मैं ऐसे मिला दूँ, इन दोनों को ऐसे मिला दूँ, तो ऐसे जो सरफेस बना ये क्लोज है। और ये क्लियरली हमें देखने में नज़र आ रहा कि एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर एक क्लोज सरफेस होता है, तो ये गॉसियन सरफेस बन सकता है। और ये सिमेट्रिक भी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है ये कुछ ऐसा है जैसे ये थिन शीट है, और गॉसियन सरफेस जो हमारे थिन शीट के दोनों तरफ ऐसे पास हो रहा है, इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म। यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे एक प्लेन है, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से जो गॉसियन सरफेस बना ये सिलेंडर के फॉर्म में है। अगर इसी को मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं जिससे कि और क्लियरली समझ में आएगा, तो यहाँ पे एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इनको मिला दिया मैंने, तो सिलेंडर के फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की एक और कंडीशन होती है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट मस्ट लाई ऑन गॉसियन सरफेस। तो ये देखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है हमारा पॉइंट P, ये गॉसियन सरफेस पे ही लाई कर रहा है। सिलेंडर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस बन गया। अब फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ही क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रिप्रेजेंट कर दिया। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। सिलेंडर जो है, जो कि क्लोज सरफेस है, इसको 3 छोटे छोटे फेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओपन फेस जो होंगे, ओपन सरफेस जो होगा
जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लाइन चार्ज के केस में। तो एक फ्लैट फेस ये हो गया जो कि एक ओपन सरफेस है, सेम ऐसे ही एक यहाँ भी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये भी 0 डिग्री है। चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी सेम इसी डायरेक्शन में। और ये अभी बताया ही था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस r है इधर भी सेम यही डिस्टेंस r होगी, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे। तो ये दो सरफेस के लिए तो रिप्रेजेंट कर दिया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा हमारा सिलेंडर में कर्व फेस होगा ये, तो इस कर्व सरफेस पे किधर भी लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका एरिया वेक्टर भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ds है, तो ds रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा और बाहर की तरफ होगा। तो सिलेंडर पे जैसे पेन सिलेंड्रिकल शेप में है तो ऐसे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये जो सीट है जिस पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल कंसीडर कर चुके हैं कितना है, सिग्मा। इस पूरी सीट पे हमें चार्ज नहीं पता कि कितने अमाउंट का है, लेकिन जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है सीट के अंदर से जो पास हो रहा है, इस रीजन में पास हो रहा है, तो इस रीजन के चार्ज का अमाउंट हमें पता होना चाहिए। तो इस रीजन के चार्ज के अमाउंट हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये क्यू इन है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो एज्यूम कर ले रहे हैं हम कि एस है। सरफेस एरिया को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस या फिर ए दोनों में से किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज सरफेस एरिया एज्यूम कर लिया। अब हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक थिन शीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, r डिस्टेंस में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करते हैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि हमेशा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप देखोगे कि जो जूते साफ़ करने का ब्रश होता है तो उससे भी जो उसके हेयर्स होते हैं वो ऐसे हुए बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं दोनों तरफ। जैसे ये हाथ है तो ये प्लेन शीट की तरह से काम कर रहा है, और ये जो पेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी फील्ड लाइन है। अब पॉइंट P पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। तो अभी बताया कि गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो किसी स्फेयर के फॉर्म में नहीं बन पाएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिलेंडर के फॉर्म में हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिलेंडर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो वर्टिकल हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि ये है हमारा थिन शीट, अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं वर्टिकल सिलेंडर्स क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता गॉसियन सरफेस, अगर मैं इमेजिन कर लूं कि गॉसियन सरफेस ऐसे वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ करूं तो देखो ये पॉसिबल नहीं है। इसी डायग्राम को अगर टॉप से देखोगे तो ये सीट ऐसे नज़र आएगी और ये सिलेंडर का टॉप फेस ऐसे होगा। अगेन देखो यहाँ पर डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए वर्टिकल सिलेंडर तो नहीं ड्रॉ हो सकता, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए जो सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे ऐसे सीट के परपेंडिकुलर। ये जो हमारी थिन सीट है इसके परपेंडिकुलर, और ये सिमेट्रिक भी है।
सीट से जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी है, तो इसलिए सिमेट्रिक है और हर पॉइंट के लिए ऐसा है। सिलेंडर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्यूबॉइड के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे भी ड्रॉ हो जाएगा, बट इससे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में ड्रॉ किया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये जो सिलेंडर है इसके 3 फेस हमने एज्यूम कर लिए हैं कि एक ये फेस है डिस्क शेप में फ्लैट फेस, एक यहाँ भी सेम ऐसा ही फेस होगा सिलेंडर में, और एक ये कर्व्ड फेस है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। सेम यही बात यहाँ पे है, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी सेम इसी डायरेक्शन में। कर्व्ड फेस की अगर बात करें तो कर्व्ड फेस पे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कुल कितना चार्ज है ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये QN है, और इसका एरिया हमने A से रिप्रेजेंट किया है या हम S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फिर उसको हम गॉस थ्योरम से कंपेयर करा देंगे तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट P पे। तो यूज़ करेंगे हम गॉस लॉ, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं E डॉट ds की वैल्यू फाइंड करूं तो E डॉट ds मतलब फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है ये कितना होगा। इस गॉसियन सरफेस के कुल 3 फेस हैं, एक ये और एक ये। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, फर्स्ट फेस, ये हो गया सेकंड फेस, और ये हो गया थर्ड फेस। तो फाई इक्वल्स लिखूँगा मैं E डॉट ds फॉर द फेस 1 प्लस इंटीग्रल E डॉट ds फॉर द फेस 2 प्लस इंटीग्रल E डॉट ds फॉर द फेस 3 इक्वल्स Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखा हमने क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल, जबकि यहाँ पे हमने क्लोज इंटीग्रल नहीं है, केवल इंटीग्रेशन बनाया है, बिकॉज जो एक एक फेस हमने लिए हैं ये सब क्लोज नहीं है, ओपन सरफेस है। जैसे कर्व्ड फेस हो गया केवल, ये फ्लैट फेस हो गया और ये फ्लैट फेस, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं यूज किया। अब E डॉट ds की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तीनों फेस के लिए। चलो फर्स्ट फेस को देखते हैं। E एंड ds बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रल ds cos 0 प्लस सेकेंड फेस की अगर बात करें तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E और इंटीग्रल ds cos 90। और अगर हम थर्ड फेस की बात करें तो अगेन ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 इक्वल्स Qin की वैल्यू, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम, चार्ज अपॉन एरिया। तो किसी सेगमेंट में ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज है Qin और इसका एरिया A या फिर S हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो A सिंबल से या तो S सिंबल से। तो सिग्मा होता है अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इक्वल्स लिख दिया हमने Q अपॉन S, S सरफेस एरिया हमारा, तो यहाँ से Qin की वैल्यू होगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई S। S को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो Qin की वैल्यू है सिग्मा इंटू S और अपॉन हो गया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फर्स्ट फेस के लिए था, ये सेकंड के लिए था और ये था थर्ड फेस के लिए। अब इनकी वैल्यू E ds
ई इंटीग्रल डी एस और कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 हो गई। इंटीग्रल डी एस, छोटा सा एरिया एलिमेंट जो है इसका एरिया वेक्टर है डी एस, एरिया है इसका डी एस, तो इस पूरे फेस का एरिया कितना होगा, कितना एज्यूम कर रखा है हमने, ए या फिर एस। तो जब हम इंटीग्रल डी एस फाइंड करेंगे, इंटीग्रल डी एस जब हम फाइंड करेंगे तो ये एस के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम एस लिख देंगे। तो ई और यहाँ हो गया एस प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस अगेन ये इस वाले फेस के लिए ये भी हो जाएगा ई इंटू एस इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई एस तो ये हो जाएगा 2ES इक्वल हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये 2 है तो ये भी आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ई इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट वेक्टर एन कैप से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में है। एक और बात, इस फॉर्मूले में कहीं भी आर नहीं लिखा है। ये जो हमने कंसीडर किया है कि आर सेपरेशन पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये आर सेपरेशन जो है इस साइड या इस साइड कहीं भी ये फॉर्मूले में आर नहीं आ रहा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इस सीट से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर लें वो सेम होगी। अब हम ये समझें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट क्यों नहीं है। तो ये हमारे चार्ज शीट है और इसे सपोज कर लो कि आर डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4, सेम उतनी डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है 1 2 3 4। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस कम करके देखें, सेम इतना ही एरिया अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें, अभी भी देखो फील्ड लाइन का नंबर सेम है 1 2 3 4, डिस्टेंस और कम कर दो, एरिया सेम रखो, अभी भी फील्ड लाइन का नंबर नहीं बदला, डिस्टेंस बढ़ा दो, अभी भी फील्ड लाइन का जो नंबर है ये नहीं बदल रहा, 1 2 3 4। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर नहीं बदलेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगा, जब फ्लक्स नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी में भी वेरिएशन नहीं आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए रीजन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे दूर दूर हैं तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे पास पास हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो हमने ये देखा कि सेम एरिया एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं इस सीट से अलग अलग डिस्टेंस पे, तब भी फील्ड लाइन का नंबर जो इस एरिया से पास हो रहा उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, और जब इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा तो इसीलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कांस्टेंट। वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिस्टेंस इस पर डिपेंड नहीं करेगा। चारों तरफ जो है यहाँ पे पूरे इस रीजन में, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। हाँ, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब ये सीट जो होगी वो लार्ज होगी, इन्फाइनाइटली लार्ज होगी। और इन्फाइनाइटली लार्ज का मतलब अभी बताया कि इन्फाइनाइटली लार्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब पूरे अर्थ से लेके और सन तक या फिर इससे भी बड़ा। इन्फाइनाइटली लार्ज होने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये बहुत छोटा है इस सीट के साइज़ के कंपेरेबली, या फिर ये कह लो कि सीट का साइज़ जो है बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन विद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सीट। तो ऐसी सीट को हम बोलते हैं इन्फाइनाइटली लार्ज सीट।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन सीट, और इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है ये डिराइव कर लिया। बट कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाता है कि अगर जो सीट है हमारी जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है वो थिक हो थिन की बजाय, तो अगर थिक सीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। वैसे तो इसके डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो थिक सीट के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 नहीं होता।